प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी चिदंबरानंद जी की भगवद गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया। अमेरिकी सीनेट ने डेमोक्रेटिक हाउस की कानूनविद मार्किया फ्यूज को आवास और शहरी विकास विभाग HUD के सचिव के रूप में चुने जाने की पुष्टि की। इंडियन सुपर लीग टीम FC गोवा AFC चैंपियंस लीग के ग्रुप E मैचों की मेज़बानी मडगांव के फतोर्डा स्टेडियम में करेगी। सैमसंग इंडिया ने कंपनी की इनोवेशन कैंपस पहल के तहत टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU में अपनी इनोवेशन लैब नवाचार प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तुर्की और रूस के राष्ट्रपतियों ने दक्षिणी तुर्की स्थित अक्यू ऊर्जा संयंत्र की तीसरी परमाणु भट्टी के निर्माण का ऑनलाइन शिलान्यास किया। सरकार ने 9 मार्च 2021 को जारी अधिसूचना के जरिए मोनिका कालिया, स्वरूप दासगुप्ता और M कार्तिकेयन को बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। सार्वजनिक क्षेत्र की REC और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC ने भूटान में 600 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के वित्त पोषण के लिए पड़ोसी देश की खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड KHEL के साथ समझौता किया है। इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने प्रक्षेपण सेवा के 4 और अनुबंध प्राप्त किए हैं। ओलंपिक में 2 बार के पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को भारतीय स्कूल खेल महासंघ SGFI का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। थॉमस बाक को 4 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का फिर से अध्यक्ष चुना गया और उनका ध्यान इस साल होने वाले टोक्यो खेलों पर होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को PVC आयुष्मान कार्ड मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड UTIITSL के साथ एक समझौता किया है। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 73 रन की नाबाद पारी खेली। सीरीज की शुरुआत से पहले कोहली के नाम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2928 रन थे। इस मैच से पहले उन्होंने 86 मैच की 80 पारियों में 49.62 के औसत से रन बनाए थे। कोहली का स्ट्राइक रेट 138.11 का था। झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में प्रतिमाह 30,000 रुपये तक के वेतन वाली 75% नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है। झारखंड से पहले हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह की नीति को मंजूरी दी थी। झारखंड कैबिनेट ने यह निर्णय झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के मसौदे पर चर्चा करने के बाद लिया। वर्तमान में झारखंड में मुंडा, उरांव, संथाल, गोंड, कोल, असुर, बंजारा, चेरो, हो, कोरा, भूमिज आदि 32 आदिवासी समूह हैं। भारत की कप्तान मिताली राज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे के दौरान अपने 213वें मैच में इस आंकड़े को छुआ। मिताली राज ने पिछले ही मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे किए। मिताली यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिसने 10,000 रन पूरे किए थे। अत्याधुनिक हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे भारत ने पिछले 5 साल में विदेशों से हथियारों के आयात में 33% की कमी की है। हथियारों की बिक्री पर नज़र रखने वाली संस्था सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार
रूस अभी भारत को सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है, लेकिन उसे भारत से तगड़ा झटका लगा है। भारत अब इजराइल और फ्रांस से हथियारों की खरीद पर ज़्यादा जोर दे रहा है। सिप्री के अनुसार सऊदी अरब के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। भारत के बाद मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन का नंबर आता है। स्विट्ज़रलैंड के बाद श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही देश भर में 1000 से ज़्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी है। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री शरत वीरशेखरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। 2019 में ईस्टर पर चर्च और होटलों पर हुए आतंकी हमलों के बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले इस देश ने बुर्का पहनने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। जापानी एवं ऑस्ट्रेलियाई उद्यम ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने $500 मिलियन के इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए सहयोग किया। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तरलीकृत हाइड्रोजन लिक्विफाइड हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है और इसे विदेशों में भी सुरक्षित रूप से निर्यात किया जा सकता है। दोनों देशों ने तरलीकृत हाइड्रोजन के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने की योजना भी बनाई है। जाने माने चित्रकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण पाई का हाल ही में गोवा में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। साल 1926 में गोवा में जन्मे लक्ष्मण पाई को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार शामिल हैं। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 12 मार्च 2021 को अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। WHO की मंजूरी के बाद इस वैक्सीन को अब अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स मुहिम के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है, जिन तक अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं पहुंची है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाया है। इस मामले पर सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों से 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसमें ये बताना था कि इस आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को हटाने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं और कितनों पर कार्रवाई की गई है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण के लिए फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक भारत लाल के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य पानी की गुणवत्ता के बारे में विश्वास की भावना पैदा करना है और इसके साथ ही लोग पानी की गुणवत्ता का परीक्षण भी कर सकते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए वर्ष 2018 के आकलन के अनुसार भारत के सभी ब्लॉकों में से 52% में फ्लोराइड, आर्सेनिक, क्लोराइड, नाइट्रेट, लोहा और लवणता जैसे दूषित पदार्थों में से एक पदार्थ पाया जाता है। देश के लगभग 20 राज्यों में एक पेयजल स्रोत फ्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा, नाइट्रेट, भारी धातुओं या लवणता से दूषित है।